नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। जैसा कि आपको पता है कि आप माध्यमिक कक्षा अर्थात हाई स्कूल का विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, तो आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा, जो चैप्टर 13 है और ये मॉड्यूल 4 में आता है। इसका एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आज मैं इसका दूसरा भाग आपको पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कार्य किसे कहते हैं, कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल किसे कहते हैं और शून्य कार्य क्या होता है। अब आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ टॉपिक एनर्जी या ऊर्जा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम कार्य करते हैं तब ऊर्जा हम खर्च करते हैं, ऊर्जा का व्यय करते हैं और अधिक कार्य करने के लिए हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता ही उसमें निहित ऊर्जा के द्वारा निर्धारित होती है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पिंड में निहित ऊर्जा बराबर है कुल कार्य के जो कि पिंड कर सकता है। अब इसकी देखिए डेफिनेशन क्या बनती है ऊर्जा की, कि किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को ही उस पिंड की ऊर्जा कहा जाता है। अब ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक कार्य के मात्रक के समान ही होता है, अर्थात कार्य का मात्रक जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, जिसको हम जे के द्वारा दिखाते हैं। अब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आप ये सभी जानते होंगे कि कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों को कार्य करने के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन की रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार घर के पंखे विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। सेम चुंबक जो है वो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें चुंबकीय ऊर्जा होती है। इस प्रकार ऊर्जा हमारे लिए विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि तथा नाभिकीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, लेकिन हम जो है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या मोशन के कारण या उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कह सकते हैं कि पिंड या किसी वस्तु की गति के कारण और उसकी स्पेशल मतलब पर्टिकुलर स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है, अर्थात इसके दो भेद होते हैं। पहला है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं पहले बताती हूँ आपको स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, जैसे आप कोई भी वस्तु है, जैसे हथौड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने हथौड़ा लिया और उसको ज़मीन से उठाया, कुछ ऊंचाई तक उठाया, और जब उठा के आपने नीचे को छोड़ दिया तो वो नीचे गिरने लगता है। यदि हम इस हथौड़े को किसी सूखी मिट्टी के ऊपर गिरने दें तो मिट्टी का टुकड़ा दो छोटे छोटे टुकड़ों में, दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पिंड को पृथ्वी से ऊंचा उठाने पर उसमें जो है वो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हुई, यानी कि जब वो धरती पर पड़ा था तब उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं थी, परंतु जैसे ही हमने उसको हथौड़े को पृथ्वी से ऊपर उठाया तो उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो गई, अर्थात पिंड में ऊर्जा उत्पन्न हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी पिंड को पृथ्वी से किसी ऊंचाई तक उठाने में विद्यमान ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब इस स्थितिज ऊर्जा को अगर आप समझ गए हैं, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि किसी पिंड या वस्तु की
विशेष स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो कुछ कारकों पर डिपेंड करती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो इन कारकों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इन कारकों को जो कारक हैं उनको बताने के लिए मैं आपके सामने एक एक्टिविटी कर रही हूँ। आप पहले इस एक्टिविटी को देखिए कि यहाँ पर मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ। इसमें मैंने आपको बताऊंगी कि स्थितिज ऊर्जा पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके लिए मैंने मिट्टी के 2 ढेले ले रखे हैं, 2 टुकड़े ले रखे हैं और साथ में ले रखी है 2 तरीके की बॉल, एक हल्के द्रव्यमान वाली टेनिस की बॉल और दूसरी थोड़े ज़्यादा द्रव्यमान वाली क्रिकेट की बॉल। तो अब मैं इन दोनों बॉलों को मिट्टी के ऊपर एक हाइट से फेंकूंगी। तो सबसे पहले देखिए ये बॉल नीचे रखी है ज़मीन पे, इनमें कोई ऊर्जा नहीं है, परंतु जैसे ही मैं बॉल को पृथ्वी से ऊपर उठाती हूँ तो इनमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब इस स्थितिज ऊर्जा का प्रभाव मिट्टी पर क्या पड़ता है मैं यही दिखाना चाहूँगी। तो जैसे ही मैंने टेनिस बॉल जो है हल्के द्रव्यमान वाली बॉल मिट्टी के ऊपर फेंकी एक हाइट से, तो देखिए क्या होता है। फेंकने पर ऊपर से छोड़ती हूँ मैं टेनिस की बॉल को, जैसे ही छोड़ती है तो मिट्टी पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है, या समझिए नहीं के बराबर पड़ा है, मिट्टी वैसी की रही है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इस कम द्रव्यमान वाली बॉल की स्थितिज ऊर्जा कम थी। देखिए दोबारा देख लीजिए, देखिए मिट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यही क्रिया मैं करूँगी क्रिकेट की बॉल के साथ जिसका द्रव्यमान अधिक है। अब इस अधिक द्रव्यमान वाली बॉल को भी मैं उसी हाइट से मिट्टी के ऊपर डालूंगी। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है मिट्टी पर। जैसे ही मैं इसको फेंकती हूँ तो मिट्टी 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इस बॉल में यानी अधिक द्रव्यमान वाली बॉल में स्थितिज ऊर्जा अधिक थी, तभी तो उसने मिट्टी के 2 टुकड़े कर दिए। दोबारा देख लीजिए इस क्रिया को, देखिए हल्की बॉल से करी और भारी बॉल से करी। तो आपने ये देख लिया। यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि कम द्रव्यमान वाली वस्तु की गति स्थितिज ऊर्जा कम और अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। अब देखिए दूसरा कारक बताती हूँ, ऊंचाई। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो ऊंचाई पर भी निर्भर करती है, पिंड की धरती से कितनी ऊंचाई पर वो रखा गया है। तो देखिए ये बॉल मैंने ले रखी है और मिट्टी रखा है, एक मिट्टी का टुकड़ा। अब बॉल को मैं एक कम हाइट से मिट्टी के ऊपर छोड़ूंगी, देखिए क्या होता है, मिट्टी पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। अब इसी क्रिया को मैं थोड़ी और अधिक ऊंचाई से करके दिखाऊंगी, यानी ऊंचाई बढ़ा दूंगी। पहले देखिए हल्के वाले कम हाइट में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखिए मैंने ऊंचाई इसकी बढ़ा दी। अब मैं ऊंचाई बढ़ा दूंगी, इसकी थोड़ी और ऊपर कर दूंगी, देखिए यहाँ तक करूँगी ऊंचाई। अब यहाँ से मैं इस बॉल को नीचे छोड़ूंगी तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे छोड़ती हूँ बॉल को तो मिट्टी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तो यहाँ पर भी ये पता चल गया कि अधिक ऊंचाई से जब वस्तु छोड़ी तो वह उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक थी। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रही थी कि पिंड की ऊंचाई अधिक होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। इस प्रकार हमने यहाँ पर ये एक्टिविटी करी। इस एक्टिविटी के कारण हमको कुछ निष्कर्ष मिले। तो निष्कर्ष क्या थे कि किसी भी पिंड की स्थितिज ऊर्जा 2 कारकों पर निर्भर करती है, एक तो पिंड के भार पर यानी द्रव्यमान पर, और दूसरा पिंड पृथ्वी से पिंड की ऊंचाई पर, यानी कि पिंड का भार जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। और पृथ्वी से पिंड की ऊंचाई अगर ज़्यादा है, पिंड पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचाई पर रखा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, अगर वो कम ऊंचाई पर रखा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा, भार तथा ऊंचाई के बीच में जो संबंध है उसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी EP = W/H। W के उसमें हमने लिखा है W के स्थान पे mg और *H। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया E = mgh। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि स्थितिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है, और उसके द्वारा हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला बना दिया स्थितिज ऊर्जा का, जो
काफ़ी ज़रूरी है। इसमें इस फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रही थी कि यदि पिंड का भार ज़्यादा होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, यदि पिंड का भार कम होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। इसी प्रकार से पृथ्वी से अगर पिंड की ऊंचाई कम है तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और यदि ऊंचाई अधिक है पृथ्वी से पिंड की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।